गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। एस्पायर एकेडमी के तहत आज हमारे साथ जो गेस्ट है मिस्टर मनोहर दान जी, जिनसे हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की रणनीति के बारे में जानेंगे और उसकी रणनीति के साथ साथ हम ये भी उनसे जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के 3 मेंस दिए और 2 इंटरव्यू को पास किया है। तो मैं आज सबसे पहले जो इनवाइट करूँगा मिस्टर मनोहर दान जी। मिस्टर मनोहर दान जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एस्पायर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। सभी एस्पायर एकेडमी के जो अभ्यर्थी हैं उन सभी को नमस्कार और स्वरूप सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बिल्कुल सर, सबसे पहले हम जिस प्रकार मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की रणनीति के बारे में देखेंगे, तो मैं कहना चाहूँ कि ये फ़ोटो भी वैसे मनोहर दान जी का है और आज तो हमारे सामने है। तो आप सबसे पहले हमें ये बताओ कि किस प्रकार यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम का प्लानिंग करनी चाहिए, या फिर सबसे पहले स्टूडेंट को कब सोचना चाहिए कि मुझे अब जाकर यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? निश्चित रूप से सबसे जो बड़ी दिक्कत है वो यही आती है कि राइट टाइम से हम कब पिकअप करें यूपीएससी की प्रिपरेशन को। तो मुझे लगता है कि जब हम कॉलेज के सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के अंतर्गत होते हैं तब हमें सिविल सर्विस की तरफ जाने का रुझान अगर किसी का है तो उसको बना लेना चाहिए। उसमें हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि सिविल सर्विसेज का क्या क्या पैटर्न है, उसका क्या क्या सिलेबस है, वो हमें ध्यान से देखना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इसमें एक ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर आपका सबसे डिसाइडिंग होता है। एक बार आपने ले लिया तो उसे आप वापस भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे तो पहले आपको ये सोचना है कि मुझे किस ऑप्शनल के साथ में जाना है, मुझे किस में इंटरेस्ट है, और इसके आपको सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम निकालो जो आपकी वेबसाइट पे या कहीं भी मिल जाएगा। इसके साथ में उसके 5 साल के पेपर है, वो हम देख के आपका इंटरेस्ट वगैरह सारी उसकी कितनी कोचिंग्स वगैरह कितने मटेरियल है वो देख के ऑप्शनल वगैरह और न्यूज़पेपर हो गया ये देखना शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो इसकी तरफ से हम एक रुझान मान सकते हैं कि सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर में हम प्लान कर सकते हैं। तो आपने बताया कि सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर में कॉलेज के जब आप हो तब आप इस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रेडी हो सकते हो या तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये आप बताओ कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में आपने बताया कि इसके 3 स्टेज होते हैं, पहला प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आप सबसे पहले प्रीलिम्स की रणनीति बताओ कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। जिस प्रकार मैंने देखा था, आपकी मार्कशीट देखी थी, मार्कशीट में मैंने देखा था कि आपके 134 नंबर प्रीलिम्स में, जो अगर आप देखोगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में लगभग जो मेरिट रहती है वो लगभग 90 के आसपास रहती है। मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, कभी पेपर थोड़ा सा सिंपल सा आ जाता है या तो 100 क्रॉस हो जाए, लेकिन 100 क्रॉस बहुत कम होती है। मुझे याद है शायद 2016 में एक बार जो 2016 का यूपीएससी का एग्जाम था तब उसमें 116 रही, 116 नंबर मुझे आज भी याद है। बाद में लास्ट बार 75 पे। और मैं आपको बताना चाहूँ कि 2016 में हमने साथ में प्रीलिम्स एग्जाम दिया था, और बहुत बहुत बधाई कि पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने प्रीलिम्स पास किया, और प्रीलिम्स नहीं, पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया, और बाय लक ये रहा कि शायद आपको इंटरव्यू में 10 नंबर और मिलते मेरे हिसाब से, निश्चित रूप से। और मैं कहता हूँ कि अगर यूपीएससी 15 नंबर दे देती तो आज इंडियन पुलिस सर्विस, हाँ आईपीएस, बिल्कुल मैं मान के चल रहा हूँ कि इनसे जिनके 15 नंबर ज़्यादा थे इनकी कैटेगरी में ओबीसी में, उनको आईपीएस मिल चुका है। ठीक है, ये एक जर्नी है जिसको सबको जीना है और सब अपने हिसाब से जीते हैं, लेकिन इनके यूपीएससी में 134 नंबर आ चुके। इसके पीछे क्या राज है? 134 नंबर, वो भी एक बार नहीं, मुझे याद है कि शायद 2 बार आपने बहुत अच्छा स्कोर किया। 18 में भी आए थे और जनरली 100 के ऊपर लगभग प्रीलिम्स में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको प्रीलिम्स को लेकर क्या रणनीति है, अगर आप बता सको तो थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को। निश्चित रूप से प्रीलिम्स या मेंस किसी की हो तो हमें उसमें एक विशेष रणनीति के तहत ही हम आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से ये जो नंबर है ये सभी के भी आ सकते हैं। तो साथियों, इसमें जो प्रीलिम्स है उसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ का पेपर और एक सीसेट का पेपर। जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है, जैसे ये पेपर फर्स्ट है, ये जनरल स्टडी का पेपर है, तो इसके अंतर्गत 7 एक मेजर पार्ट है। तो उसकी एक हमें बुक लिस्ट जो सारगर्भित रूप से हो, जिसमें हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आए, तो वो एक तो हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। तो मैं 1 मिनट में एक ब्रीफ कि क्या क्या उसमें बुक लिस्ट हो सकती है आप कहो तो फिर आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ अगर बोर्ड पे लिखने में, अगर आप खुद लिखो तो आपकी इच्छा। हाँ, निश्चित रूप से, बिल्कुल। तो जैसे जो जनरल स्टडी जो हमारा पेपर रहेगा तो इसके अंतर्गत ये 200 मार्क्स का रहता है, तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल। तो लगभग सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें हिस्ट्री का पोर्शन है जो काफ़ी आजकल टफ भी हो गया है, और ये एक इसमें ये पोर्शन आता है। तो हमें सबसे पहले ये देखने की आवश्यकता है इसमें कौन कौन से पार्ट है।
तो सबसे पहले सबसे जो बड़ा पार्ट है वो मॉडर्न इंडिया का। तो मॉडर्न इंडिया की जो पुस्तक है वो एक ही है, स्पेक्ट्रम करके पुस्तक आती है जो काफ़ी पॉपुलर जो भी है। जिसको तो यूपीएससी में कहा जाता है कि जिसने स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, इसका मतलब यूपीएससी की तैयारी अभी तक शुरू ही नहीं की है। तो निश्चित रूप से सबसे निश्चित पहले रूप से इसी से शुरुआत करते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम पुस्तक होगी, इसे हम बार बार पढ़ते हैं, हालांकि काफ़ी बड़ी भी कर दी, 1000 पेज है स्पेक्ट्रम के, लेकिन आप आसानी से पढ़ोगे तो अच्छी लैंग्वेज में है। बिल्कुल और जो सर है, जो लेखक है, वो खुद भी आईपीएस है, तो एक एग्जाम ओरिएंटेड लिखी हुई है, तो इसलिए ये अच्छी पुस्तक है। इसके बाद में जो कल्चर का पोर्शन है वो भी काफ़ी अच्छा आता है। इसमें नितिन सिंघानिया सर है जो खुद आईएएस है, उन्होंने भी एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है, तो इसे हम पढ़कर अच्छे खासे इसमें हमें बिल्कुल नंबर बिल्कुल गेन कर सकते हैं, या हमारा जो टॉपिक है उसे हम कवर कर सकते हैं। उसके बाद में जो एंशियंट और मिडिवल का जो पोर्शन है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है। हालांकि उसमें दो एनसीईआरटी, जो सतीश चंद्रा जो प्राचीन की, और मिडिवल इंडिया की जो हमारी एनसीईआरटी है सतीश चंद्रा की, वो बिल्कुल दोनों चलती हैं। लेकिन इसके साथ में आजकल थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आप जिन 4 साल के अपन पेपर देखे तो उसमें काफ़ी टफ क्वेश्चंस उसमें अंदर आते जा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी के सामने भी, या जो हिस्ट्री है उसमें नई नई खोज होती रहती है, तो नए नए पेपर ऐड हो जाते हैं। नई नई चीज़ें और ज़्यादा ऐड होती हाँ, रहती हैं। तो इसमें इसका मतलब हो गया कि इसमें हमें स्पेशल देखने की आवश्यकता है। तो कुछ कोचिंग की हेल्प ले सकते हो आप, तमिलनाडु जो बोर्ड की जो एनसीईआरटी एनसीईआरटी चलती है है, बिल्कुल। तो वो आप पढ़ सकते हो। यानी इसमें वो 2 एनसीईआरटी तो है ही, इसके अतिरिक्त आपको थोड़ा सावचेत रहने की आवश्यकता है। तो ये पहली बात हो गई, हमारी हिस्ट्री की बात हो गई। उसके बाद में हम सीधा आते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी तो शुरुआत ही सबकी यहीं से होती है। तो जनरली इसे हम एक यूपीएससी की जैसे गीता भी कहते हैं, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत तो बिल्कुल वहीं से लगभग सभी को पता भी है। तो इसको हम आसानी से बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन इसमें मेजर पार्ट है, तो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, तो उसे हम अच्छे से अगर पढ़े तो बिल्कुल ये अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। उसके बाद में हम सीधा आते हैं ज्योग्राफी पर। तो ज्योग्राफी भी मेजर है, तो इसके अंदर ज्योग्राफी में 6 से 12 जो एनसीईआरटी है वो हमें पढ़ने की आवश्यकता है। इस एनसीईआरटी को पढ़ते समय हमें मैपिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे रिवर सिस्टम हो गया, पहाड़ हो गए, तो कहाँ कहाँ पे है, क्या उनके लोकेशन है, क्योंकि जो यूपीएससी है वो अंडरलिंक करता है। और आपके जो माइंड है, जैसे वेस्टर्न घाट एक शब्द है, अब कौन से कितने राज्य हैं, एक बिल्कुल बार पूछ लिया सीधा ही, हिमालय में कौन से स्टेट है, कितने स्टेट है, जैसे आप वहाँ पे सीधा आपको दे देगा 7 स्टेट आते हैं। अगर आपको उसकी भौगोलिक अवस्थिति ढंग से ध्यान नहीं होगी तो आप हो सकता है कि 7-8 तो आपको याद नहीं रहेगा। तो सर तो ये एक चीज़ सर रहती एक क्वेश्चन बीच में मेरा, जी। क्या जो आप कह रहे हो कि मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैपिंग का क्या हम मैप को डेली रीड कर सकते हैं, या फिर हम क्या हमारे शेड्यूल में ऐसा एक कह सकते हैं कि स्लॉट रखें जिसमें से डेली 15 मिनट या 10 मिनट ऐसा किया जाए कि उसको मैप को देखा जाए खाली? जी सर, आपने जैसे सही कहा कि मैपिंग है वो आपका एक तरह से एक ट्रेलर होता है, इसके माध्यम से आप सब्जेक्ट के अंदर प्रवेश करते हैं। तो मैपिंग को आप जितना अच्छे से कवर करोगे, उसे समझने की कोशिश करोगे, तो आप निश्चित रूप से ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से बिल्कुल समझ पाओगे। तो ऑक्सफोर्ड का एटलस बढ़िया आता है, एक्सपोर्ट बहुत और आप शायद क्लास भी लेते हैं, तो उसके माध्यम से बच्चे आपसे देख भी सकेंगे, समझ सकेंगे, तो इसमें आराम से ये कवर किया जा सकता है। उसके बाद में जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लगभग एनवायरनमेंट में आज वैश्विक स्तर पर देखें तो एनवायरनमेंट सबसे गंभीर त्वरित मुद्दा है। तो इसे हम समझने की हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो साथियों, इसके लिए जो एक इंग्लिश मीडियम के अंदर पुस्तक आती है शंकर आईएएस करके, इंग्लिश में शंकर आईएएस की आती है, और जो हिंदी के अंदर आती है वो आती है दृष्टि की पुस्तक, जो एक क्विक बुक करके पुस्तक आती है दृष्टि आईएएस की। तो इसे हम पढ़कर आसानी से एनवायरनमेंट के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके साथ में ये बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है, अभी जैसे COP29 है तो वह कहाँ हो रहा है, उसमें क्या क्या मुद्दे हैं, क्लाइमेट फाइनेंस कैसे बढ़ता है। अभी जैसे हम देख रहे थे न्यूज़पेपर में, बांधवगढ़ के अंदर जैसे हाथियों की डेथ हुई, तो हाथी उनकी जो एलिफेंट है उनकी कैसे पॉपुलेशन सेंसस होता है, क्या क्या उसमें समस्या है, और मध्य प्रदेश में और कौन से प्रोटेक्ट एरिया हैं। जैसे अभी हमारे ओरन वगैरह जैसे बाड़मेर जैसलमेर के देखी जाए तो वो बहुत चर्चित है, तो उसमें नेशनल पार्क पे जैसे कई बार क्वेश्चन, जैसलमेर के जो डेजर्ट नेशनल पार्क है उस पर क्वेश्चन आ गया, तो उसमें कितने जिले है, ये इतना इतना पूछ लिया। बिल्कुल तो आप समझ सकते हो। एक मुझे और वाक्य याद आ रहा है कि आपने कहा था कि मैंने हॉबी रखी थी तो कैमल राइडिंग शायद इंटरव्यू में, तो आपको एक बार पूछ भी लिया गया था कि ऐसे कौन से ऊँट है जो पानी पे तैरते हैं? निश्चित रूप से, तो ये इंटरव्यू में पूछा था, उसके बाद एग्जाम में भी आया, एग्जाम में भी आया। तो खराई ऊँट है, जो आप अगर वीडियो और दूसरा ये होता है कि सर सही कह रहे हैं कि जो इस समय करंट में जो जितने इशू चल रहे हैं या फिर ऐसे कुछ मुद्दे चल रहे हैं, उन पर हमारा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार बाड़मेर में जब बाढ़ आई थी, उसका भी क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में, हमारे साथी जो इस IRS में, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है, उनसे पूछा गया था कि बाढ़ का पानी काफ़ी दिनों तक सूखा क्यों नहीं? निश्चित रूप से आता है। जैसे इस तरह से कुछ, जैसे
अजरत चीज़ें होती हैं। जैसे इस बार उत्तराखंड में जैसे बादल फटने की घटना थी, तो यूपीएससी मेंस के अंदर सीधा क्वेश्चन आया कि क्लाउड जो ये बादल फटने की घटना क्या होती है, इसके क्या प्रभाव रहते हैं, हिमालय में क्या इम्पैक्ट है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सीधे करंट अफेयर्स तो एक मेजर अपना रोल रहेगा, तो इसमें ये एनवायरमेंट में करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता है। इसके साथ में अब आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड तो टेक्नोलॉजी। साथियों साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इमर्जिंग सेक्टर है, और भारत 2047 में जो हमने एक विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसे मेजर पार्ट है। तो जितनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, जीन एडिटिंग हो गई, तो ये कैसे काम करती है, यूपीएससी का साधारणतः इसके जो बेसिक है उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है, इसका क्या उपयोग हो सकता है, इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन 10 से 12 आते हैं, हमें आसानी से मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक लास्ट अब इसमें आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स। तो साथियों करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये भी करंट अफेयर्स ही पढ़ना है इसमें मैक्सिमम। और एक बार अगर किसी कोचिंग के नोट्स आप पढ़ सकते हो, जैसे रितेश जायसवाल सर है, उनके अच्छे नोट्स है, सभी पढ़ते थे, बिल्कुल वो हम आज भी पढ़े चलते हैं, हैं, हमने तो क्लास तो- ली उनकी, बिल्कुल। तो आराम से वो पढ़ सकते हो। उसके बाद करंट अफेयर्स में साथियों जो आपको मैगजीन अच्छी लगे उसे आप पढ़ सकते हो। एक तो मैगजीन पढ़नी है, एक न्यूज़पेपर। मुझे लगता है यूपीएससी में न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों न्यूज़पेपर के अंतर्गत इंग्लिश मीडियम में तो जो द हिंदू और जागरण सॉरी इंडियन एक्सप्रेस हो आता गया। है, तो इसमें से आप कोई भी एक चूज करके पढ़ सकते हो। और हिंदी के अंदर जो अपना दैनिक जागरण है, नेशनल एडिशन, तो वहाँ से आप इसे कवर कर सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत इंटरनेट बाकी आजकल तो आराम से कर सकते हो। और अगर आप अपने एकेडमी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो आजकल तो ट्रांसलेट कोई भी अगर इंग्लिश मीडियम का मैटर है उसको ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में उसको कहीं से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है मटेरियल देखने में। क्योंकि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, जब 2016 और 15 की बात है, तब तो मटेरियल नहीं मिलता था हिंदी मीडियम में देखने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा सर्च करनी पड़ती थी चीज़ें। तो सर ने आज जो हमें ये बताया, सबसे पहले वो हमें बताया कि यूपीएससी में किस प्रकार सब्जेक्ट्स का वेटेज रहता है, ये सब हमें बता दिया, कहाँ कहाँ से पढ़ना, क्या क्या रणनीति। एक बार ओवरऑल बुक्स भी आपने लगभग बता दी है, हाँ, कि कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक या एनसीईआरटी हमें पढ़नी है। ठीक है, लगभग बुक लिस्ट की बात हो चुकी है। अब एक इसमें भाई बुक लिस्ट के साथ में अगर हम जैसे कुछ युद्ध की तैयारी करते हैं, तो युद्ध मैदान में जाना आवश्यक है। बिल्कुल। इसके लिए हमें थोड़ी सी मैं एक चीज़ करूँगा कि एक तो हमें PYQ यानी जो पुराने साल के पेपर है उस पर हमारा एकाधिकार हो जाना चाहिए। सर बीच में मैं आपको रोकता हूँ, क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन यही था। क्या आप स्टूडेंट्स को ये बता सकते हो कि सिलेबस और PYQ दोनों का एग्जाम में क्या रोल है, या फिर दोनों का कितना वेटेज है? अगर PYQ और सिलेबस हम नहीं देखें, अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम कितने पीछे हैं? निश्चित रूप से मेरा मानना है कि PYQ को देखे बगैर इस एग्जाम में जाने का कोई तात्पर्य नहीं रहता। जैसे कोई भी अगर खिलाड़ी है, खेल में जाता है, उस खेल में कितने रिकॉर्ड बने हुए हैं, तो पिछला अगर नहीं देखेंगे तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा गेम चल रहा है। तो वैसे ये PYQ का वो ही इंपॉर्टेंस है कि हमें देखने की आवश्यकता है कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है। यूपीएससी और साधारणतः जैसे SSC वगैरह जितने एग्जाम दूसरे करवाते, चाहे स्टेट BCS के हो, RS के हो, उसमें और यूपीएससी में क्या फ़र्क है? 75 मेरिट जाना इतनी कम। तो यूपीएससी के जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्रिएट की जाते हैं, उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, उनकी क्या रणनीति है, उसके पीछे का जो माइंड सेट है, उसे हमें समझने की आवश्यकता है। वो कैसे समझेंगे? तो वो यूपीएससी के PYQ से ही समझ सकते हैं। मेरा मानना है सर कि 7 से 8 तो लगभग रिपीट क्वेश्चन होते हैं, और इसी पैटर्न पे आप सीधे यानी आप 30 से 40 नंबर का गेन कर सकते हो। तो ये इस पर हथियार कर लो। ये कोई भी आप किसी भी पब्लिकेशन की सोल्ड PYQ लेके आओ, उसे घर पे आराम से मिलाओ। इसके साथ में फिर वापस आता है टेस्ट सीरीज। जैसे कोई भी अगर आप तैरने के सारे सिद्धांत पढ़ लो, लेकिन जब तक आप तैरोगे नहीं, तब तक आप तैरना नहीं सीखोगे, पानी में तो आपको ही उतरना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। स्थिति है कि टेस्ट सीरीज आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलाने की आवश्यकता है। अगर किसी कोचिंग में जाकर आप टेस्ट वहाँ देते हो तो भी ठीक है, नहीं तो टेस्ट सीरीज जनरली मिल जाती है मार्केट में। तो आराम से आपको डिसिप्लिन होकर घर में आराम से टाइम भर दो टाइमर के माध्यम से, और 2 घंटे में आप उसको दो। फिर उसका रिव्यू करो, कितने गलत हुए, कितने सही हुए, क्यों गलत हुए। एक एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 100 पॉइंट आपके बन जाना चाहिए। क्यों सही हुआ, क्यों गलत हुआ, इसे मैं कैसे कर सकता था। अगर आप ये करते हो तो निश्चित रूप से आपका भी अगर प्रीलिम्स नहीं हो रहा है या पहली बार देने जा रहे हो, तो आप भी 120 प्लस या 130 प्लस की रेंज में आ सकते हो। बिल्कुल सर, ये सर की जो रणनीति थी, ये जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है GS, वैसे उसको GS फर्स्ट पेपर कहा जाता है प्रीलिम्स में। अब सर हम सबसे पहले ये तो आपने पूरा हमने बता दिया किस प्रकार हमें इसको पढ़ना है, या फिर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। PYQ से टेस्ट हो गए, बुक लिस्ट हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन हमें ये बताओ कि हिंदी मीडियम के लिए सबसे जो बड़ा डर है वो है CSET। CSET इतना बड़ा हुआ बन चुका है कि लोग भागते हैं इससे दूर। ऐसा क्या है CSET में कि जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से, लेकिन वो भी CSET क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, जबकि ये क्वालिफाई पेपर है। निश्चित रूप से
इसको सिर्फ आपको ये मेरिट लिस्ट में तो जुड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी इतना कितना टफ पेपर आता है कि बच्चे से डरते हैं, या फिर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखा है कि सी सेट हो गया सर बिल्कुल आपने सही कहा कि सीसेट जो है वो आजकल सीरियस कंसर्न बना हुआ है। सीसेट का जो पेपर है उसमें हालांकि 80 क्वेश्चन आते हैं और आपको केवल 33% नंबर लाने की आवश्यकता है, लेकिन रियल में वो थोड़ा सा टफ पेपर आता है, तो हमें उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे आपने कहा कि कब से शुरू कर सकते हैं, तो साथियों जो अभी कॉलेज टाइम में है उनके पास पर्याप्त समय रहता है कि वो मैथ्स रीजनिंग वगैरह, और जो एडिटोरियल है जिसमें कॉम्प्रहेंसिव आते हैं उसमें हमें 27 क्वेश्चन करने होते हैं, तो उस पर हम पकड़ बना सकते हैं कि कैसे हम उसको जो अखबार के अंदर जो गद्यांश आता है तो उसे हम कैसे समझे, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, तो हम ये समझने की आवश्यकता है। सीसेट के अंदर देखा जाए तो वापस वही PYQ, क्योंकि इसकी कोई बुक इतनी अच्छी आ नहीं रही है सर, तो इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि इसकी कोई पर्याप्त पुस्तक भी नहीं है, इतना गाइडेंस भी नहीं है, क्योंकि लगता है कि ये तो क्वालिफाई है सबका हो जाएगा, तो ये समस्या आ रही है। इसलिए क्वालिफाई होते हुए भी आपको इसको देखने की आवश्यकता। 2011 में ये पहली बार ऐड हुआ था, 2011 से 2024, तो ये जो जितने पेपर है इनको हमें एक एक क्वेश्चन को अगर हम देखते जाए, पैटर्न देखें कितने क्वेश्चन आ रहे, किस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे, तो हम आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ में अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, अगर प्रॉफिट लॉस है आपको नहीं आ रहा समझ, इसके साथ में जैसे प्रायिकता वगैरह नहीं समझ में आ रहा, तो थोड़ा सा अपन इंटरनेट का सहारा लो, यूट्यूब का सहारा लो, उसमें हम करते करते लास्ट में आप अच्छे खासे मार्जिन का, जैसे उसमें लाने तो 66 ही है, लेकिन हम ऐसे देखें कि हमारे लगभग 80 के आसपास नंबर आ रहे हैं, टेस्ट देते जाओ, PYQ देखते जाओ, तो हम सीसेट को कर सकते हैं। लेकिन सीसेट को आप बिल्कुल छोड़ना मत, ये बहुत ही देखा जाए तो सीरियस कंसर्न है, और हिंदी मीडियम के जितने विद्यार्थी है, ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी है, उनकी मैथ्स वगैरह इस तरह से नहीं रहती, इतना गाइडेंस नहीं मिल पाता, तो सभी को इस पर तैयारी करने की आवश्यकता। क्या सर सीसेट को लेकर आपको कभी डर लगा? निश्चित रूप से मेरा डर भी लगा, और मैं इसमें ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि लास्ट बार मेरे प्रीलिम्स में मतलब जो 75 रही थी उससे कम IFS से भी 20 नंबर ज़्यादा थे, लेकिन सीसेट नहीं हुआ। सर कह रहे हैं कि IFS से ज़्यादा थे। IFS का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जी सर, उनका प्रीलिम्स सेम उनका प्रीलिम्स सेम होता है, और उनकी जो मेरिट होती है वो शायद UPSC सिविल सर्विसेज के जो प्रीलिम्स की मेरिट होती है उससे कई गुना ज़्यादा होती है, 20-30 नंबर ज़्यादा होती है। लेकिन आपने कहा कि तो आपका 130 प्लस स्कोर था इस बार, लेकिन आप सीसेट में फिर मात खा गए। बिल्कुल, तो बिल्कुल आपको सीसेट को, सर का कहना है कि सीसेट को तैयारी के जब बिगनर से होते हो तब भी आपको सीसेट को साथ लेकर चलना चाहिए। निश्चित रूप से बिल्कुल। ये कंप्लीट हमारा प्रीलिम्स को लेकर एक रणनीति क्या रहेगी वो सर ने डिस्कस कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। UPSC सिविल सर्विसेज का जो सेकंड सेक्शन होता है, पहला प्रीलिम्स हो गया और सेकंड होता है मेंस एग्जाम, जो एक रिटन एग्जाम होता है जिसमें हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम। ठीक है, इसको लेकर हमारी इसकी तैयारी को लेकर क्या रणनीति रहनी चाहिए सर, इसके बारे में पूरा डिस्कस करो, क्योंकि सर की पहले हम एक मार्कशीट देख लेते हैं, क्यों हमने लगा रखी है साथ में, तो उसका पूरा यूटिलाइज होना चाहिए। तो इनके मैं तो कह सकता हूँ कि रोल नंबर सही थे, तो पूरा आराम से देखो इसको। ऐसे में सर को 126 नंबर आ चुके हैं, बहुत अच्छा स्कोर है, और इससे भी अच्छा स्कोर कर चुके हैं। शायद हमने एक ही मार्कशीट लगाई, दूसरी लगाते तो फिर और पता चलता। और जनरल स्टडीज के चारों पेपर जिनमें से एवरेज बहुत बढ़िया स्कोर है, 100 प्लस स्कोर है, और ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री रहा है सर का, शुरू से ही हिस्ट्री रखा है सर ने, कभी चेंज नहीं किया। ठीक है, और इंटरव्यू में आपको 146 नंबर, यही मात हम खा गए थे, नहीं तो आज या तो एक कलेक्टर के रूप में, या हम एक कह सकते हैं कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में आपको देख पाते आज। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने पहले से कहा था कि एक जर्नी है जो सबको जीना है। हमारा आपको बेस्ट विशेज है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो सर की ये पूरी मार्कशीट है कि इनका इंटरव्यू कॉल हुआ था और उनको 894 नंबर आए, और लास्ट में चलो कोई सर्विस अलॉट नहीं हुई। ठीक है सर, चलो आगे सर मेंस की रणनीति के लिए आप बताओ स्टूडेंट्स को। तो साथियों जो मेंस का एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 3 मेजर सेक्शन आते हैं और 2 पेपर इसमें क्वालिफाइड नेचर के होते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं मेंस का। तो साथियों मेंस के अंतर्गत देखें तो सबसे पहले हम GS का ही देखते हैं, क्योंकि GS से सभी के लिए कॉमन होता है। तो GS का जो 4 पेपर होते हैं, और 4 पेपर लगभग 250 नंबर का एक होता है, तो ये 4 इंटू जो 250 ये हो गए, तो लगभग आपके 1000 नंबर का ये हो गया। तो GS के अंतर्गत देखें तो GS में हमारे 4 पोर्शन हैं, उसमें GS 1, 2, 3, 4 सबके अलग अलग सब सेक्शन भी है। अगर मैं बात करूं GS 1 की, तो इसके अंदर जो हमारा वापस हिस्ट्री, जैसे हम प्रीलिम्स में अभी देखा था, तो हिस्ट्री भी आएगी, इसके साथ में ज्योग्राफी इसमें एक सेक्शन आता है, और एक सोसाइटी का। तो ये 3 सेक्शन हमारे आते हैं।
इसके साथ में इसकी हमें बुक लिस्ट भी हम देख सकते हैं। तो जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है तो इसमें हिस्ट्री के सारे सेक्शन आते हैं। तो मॉडर्न भी आएगा, एंशियंट, मिडिवल, कल्चर, ये सारे सेक्शन आएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी सेक्शन आएगा। तो हम जैसे पिछली बार देखा था लगभग वो सारी बुक्स पढ़नी ही है। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें एक आता है, तो इसके या तो आप किसी कोचिंग नोट्स पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। और एंशियंट मिडिवल में वो वापस 2 एनसीईआरटी जो सतीश चंद्रा और जो हमारी रामशरण शर्मा सर की है वो आप बिल्कुल। पढ़ सकते हो। स्पेक्ट्रम तो है ही, नितिन सिंघानिया सर का है ही, तो ये इसमें आराम से पढ़ने सर जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन ये रहता है कि हमें कोचिंग के जो नोट्स होते हैं उस पे ही डिपेंड रहना चाहिए या फिर कुछ और बुक्स पढ़नी चाहिए, ऑथेंटिक बुक्स जिससे बहुत अच्छा फ़ायदा लिया जा सकता है, या फिर एक नया चलन तो नहीं कह सकते, बहुत अच्छा चलन है टिप्स नोट्स या शॉर्ट नोट्स, क्या उनकी कितनी भूमिका है मेंस में, वो सर। निश्चित रूप से एक कोचिंग है वो आपका सहायता करती है कि एक इतनी सारी पुस्तक अकेले हम नहीं पढ़ पाते, तो वो आपको एक क्रिस्प नोट्स बना के दे देती है अपनी फॉर्मेट में। लेकिन उसे समझने के लिए एक बार हम पुस्तक पढ़ लेते तो आपको निश्चित रूप से इसका फायदा मिलता है। तो एक तो ये बात हो गई कि कोचिंग और तो बुक्स है उसमें संतुलन आप बिल्कुल। अपने हिसाब से बना सकते हो कि मुझे कितना मैं डेप्थ में, अगर जैसे कोई हिस्ट्री का ऑनर्स का ही विद्यार्थी पहले से सब कुछ जानता है तो बिल्कुल। उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन अगर कोई बिगिनर है, जैसे मेरे केस में कहूँ तो मैं बीएससी की थी मैंने, उसके बाद में मैंने हिस्ट्री की तरफ में आया था, तो मैंने थोड़ी सी सहायता ली थी, ये बात है। तो मतलब आपके कहने का अर्थ ये है कि जैसे जीएस फर्स्ट में हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोसाइटी का पोर्शन है तीनों, जी। इनमें से अगर किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग है सब्जेक्ट तो उसको थोड़ा सा टाइम कम देना चाहिए और अदर सब्जेक्ट में दे देना चाहिए, या दूसरे पेपर में दे देना चाहिए, जीएस2 में दे देना चाहिए। निश्चित रूप से जो पॉलिटिक्स अगर किसी की ऑप्शनल सब्जेक्ट है या पहले से उसका बैकग्राउंड रहा है, तो लक्ष्मीकांत उसने पहले से पढ़ रखी, तो हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, तो ये एक आप उसको फायदा होता है। तो हिस्ट्री की सारी बुक लिस्ट हम देख ली। ज्योग्राफी में वापस वही 6 से 12th एनसीईआरटी रहेगी। और आजकल ज्योग्राफी के अंदर एक और नया ट्रेंड देखा जा रहा है कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड होकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन 2 सेक्शनों का जो हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन है वहाँ पर कौन कौन सी इवेंट आती है और फिर उनका क्या क्या वहाँ पर इम्पैक्ट रहता है, सोशल और इकोनॉमिकली क्या क्या जैसे रहता है। जैसे आर्कटिक है, तो आर्कटिक में जैसे बर्फ वगैरह पिघल रही है तो उसका क्या क्या ज्योग्राफिकल उसका सीक्वेंस हो सकता है, फिर उसका किस तरह से उसका जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो वो हमें चीज़ें एक से समझने की आवश्यकता है। तो आप इससे ज्योग्राफी बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ तो सोसाइटी के अंदर एक, हालांकि 11th की एनसीईआरटी आती है लेकिन वो ज़्यादा कवर नहीं कर पाती है, तो इससे आप विजन आईएएस के प्रिंटेड नोट्स के साथ जाते हो तो ये बेहतरीन रहेगा। बाकी इसके अंदर लगभग 12 से 14 टॉपिक है, तो आप अगर हम स्वयं इसको सर्च करके गूगल पे कि किस तरह से उसके करंट अफेयर्स रहेंगे, कैसे उनके डाटा है, जैसे एक टॉपिक है जैसे शहरीकरण की समस्या है, तो बिल्कुल। शहरीकरण के क्या क्या डाटा है, अभी कितना शहरीकरण भारत में है, 2050 तक उसका यूएन की रिपोर्ट के अंतर्गत कितना हो जाएगा, ये हम देखते हैं। फिर उसकी क्या क्या समस्या है, तो समस्या को आप पूरा उसे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक रूप से, महिलाओं से संबंधित, तो हम पूरी समस्या को एक आपने लिख लिया। फिर गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स है, जैसे स्मार्ट सिटी हो गया, अमृत कार्यक्रम हो गया, तो ये सारे आपने लिख दिया। फिर क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, ये हम सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से सोसाइटी वाले पोर्शन को हम अच्छा कर सकते हैं। सर मैं एक बताना चाहूँगा कि सोसाइटी वगैरह या गवर्नेंस जो दूसरे पोर्शन में, इसे लोग बिल्कुल लाइटली ले लेते हैं कि जैसे ये है सिलेबस में नहीं हो, लेकिन मेरा मानना है कि ये 70 के आसपास नंबर का है और वो 120 नंबर का, यानी 200 नंबर का आपका 1000 में से ये पोर्शन है, तो इसे बहुत अच्छा करना चाहिए। जिस एग्जाम में एक एक नंबर की क्या वैल्यूज होती है, उसमें अगर 70 नंबर का पोर्शन हम ऐसे ही छोड़ दें तो मतलब सिलेक्शन की दौड़ में पहले से ही बाहर हो जाते हैं। क्योंकि आपका एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है, आपने कहा था कि एक चीज़ मैंने ध्यान रखी है कि यूपीएससी मेंस जब मैं लिख रहा हूँ तो पेपर में अगर जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं एक भी छोड़ने की कोशिश नहीं करूँगा, पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेंड करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। निश्चित रूप से सर, क्योंकि जो एक क्वेश्चन है, एक एक उसमें अगर एक नंबर भी मिलता है तो एक नंबर का मतलब होता है कि जैसे मेरा सिलेक्शन 10 नंबर से रहा था, तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और एक नंबर से सीधी 10 से 15 जो मेरिट है उसे क्रमांक में फर्क पड़ जाता है। मेरे कई फ्रेंड है जैसे उसके एक नंबर ज़्यादा आता तो राजस्थान कैडर मिल जाता, उससे बाहर हो गया, सर्विस से बाहर हो गया, कोई सिलेक्शन से बाहर हो गए। तो ये इसका इंपॉर्टेंस, इसलिए एक एक पोर्शन को अगर हम तैयारी कर ही रहे हैं तो दमदार तरीके से तैयारी करनी चाहिए और इसे एक एक सेक्शन का शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसकी जो बुक्स वगैरह है, अगर थोड़ा टाइम भी लग जाएगा तो कोई समस्या नहीं है, हमें अच्छे से करने की आवश्यकता है। तो हम जीएस फर्स्ट के जो पोर्शन थे उसके हम बात कर चुके हैं। इसके बाद में हमारा सीधा आते हैं हम जो जीएस सेकंड है उसकी हमें बात करूं तो जीएस सेकंड के अंदर जो पहला पोर्शन है वो पॉलिटी है। पॉलिटी के अंतर्गत जो मेंस की पॉलिटी है उसमें बुक तो वही लक्ष्मीकांत रहेगी, लेकिन इसके साथ में कि इसे हम क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, तो साथियों लक्ष्मीकांत पुस्तक के अंतर्गत जितने भी आयोग हैं, जैसे सहकारिता आयोग है, कुंसी आयोग है, सेकंड एआरसी है,
उसकी रिकमेंड लिखनी पड़ेगी। जैसे पूछे कि राज्यपाल पद जो विवादित रहता है उससे संबंध में आप क्या सुझाव दे सकते हो। एक तो अपनी मर्जी से दे कि वो गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए, मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे नियुक्त करना चाहिए, उसे हटाने का जो तरीका है उसे महाभियोग के अंतर्गत लाना चाहिए। तो इन सभी के पीछे किस किस ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी वो हमें लिखने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जो संविधान के जितने अनुच्छेद है उसके साथ हमें बात करूंगा। जैसे यूसीसी का क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से आप यूसीसी का आर्टिकल 44 के साथ में लिखते हो तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। और सुप्रीम कोर्ट के जितने केसेज है, क्योंकि जितनी बड़ी जो घटना होती है या कोई बड़ा इवेंट होता है, बड़ी मुद्दा होता है, उसका सोल्यूशन कौन करता है? हमारा जुडिशरी, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के जितने केसेज है, जैसे कोई भी संविधान संशोधन से संबंधित, तो मैं केशवानंद भारती केस के माध्यम से उसे समझाने की कोशिश करूंगा। अभी जैसे इलेक्ट्रोल जो हमारा ई बॉन्ड था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, राइट टू प्राइवेसी लगातार क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद में वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरह के जितने भी विवादित मुद्दे रहते हैं वो लगभग 40 से 50 एक साल के अंदर होते हैं। उसका इसी फॉर्मेट में कि संविधान में कहाँ कहाँ उसका उल्लेख है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कौन कौन से आयोग ने उस पर चर्चा की है, ये हमें सभी चीज़ें हम उसमें ऐड करते हैं आंसर में। तो निश्चित रूप से आपके नंबर पॉलिटी में बहुत अच्छे आते हैं। उसके बाद में आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। तो साथियों अभी जिस तरह से वर्तमान परिदृश्य में, वैश्विक परिदृश्य में हम देखें तो बहुत सारी इवेंट ऐसी हैं जो ग्लोबल लेवल पे घट रही हैं। जितने एक तो उसमें जैसे भारत के साथ में अन्य राष्ट्रों के संबंध कैसे हैं, एक तो वो देखने की आवश्यकता है। जैसे भारत और बांग्लादेश में अभी राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, तो निश्चित रूप से ये मेंस में क्वेश्चन आएगा, तो ये हमें देखने की आवश्यकता है। जैसे श्रीलंका में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, तो ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। अगर आप EYQ देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो पहला हो गया भारत और उसके साथ अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध, पहला इस तरह से क्वेश्चन आता है। फिर जितने भी संगठन बनते हैं, इंटरनेशनल जो संगठन बनते हैं, तो सर मैं बताना चाहूँगा जैसे क्वाड बना तो क्वाड पे क्वेश्चन आया, जैसे सोलर अलायंस बना तो उस पर क्वेश्चन आया। तो जितने इस तरह के जितने ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं उसका क्या भारत की रिलेवेंस में क्या उपयोग है, बिल्कुल। तो वो सारा देखने की आवश्यकता है। फिर जैसे कोई वैश्विक परिदृश्य में कोई बड़ी घटना होती है, जैसे रूस यूक्रेन है, तो इसने पूरा एक वैश्विक स्तर पर उसने इम्पैक्ट भी छोड़ा है और प्रभावित किया है, तो इस पर इसे हम देखने की आवश्यकता है। जैसे इंडो पैसिफिक रीजन है, तो रीजन किस तरह से वो इंपॉर्टेंस पैदा कर रहा है, तो ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। तो IR में पूरी तरह से करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता है। कोई भी मैगजीन आप उठा सकते हो, उसमें पढ़ सकते हो, जो एक 365 नाम से आते हैं, 100 साल का पूरा उसमें करंट अफेयर्स रहता है। तो जनरली अगर ये पूछना, अगर कोई देखना चाहे कि मैं क्या पढ़ता हूँ, तो मैं विजन IAS की आती है वो पढ़ता हूँ। बाकी जिसकी जो इच्छा हो वो पढ़ सकते हैं, सारे टॉपिक कवर होने चाहिए। बाकी आप तो ये GS 2 की बात हो गई। इसमें एक और पोर्शन रह गया जो है सोशल जस्टिस और गवर्नेंस। तो वापस ये भी बहुत ज़्यादा पोर्शन है, तो इसमें जितने गवर्नेंस के वो इथिक्स के साथ हमारे साथ उसमें संलग्न रहते हैं, तो वो भी अच्छे से आप पढ़ो। उसमें एग्जाम्पल याद करो, जैसे एक NGO है, तो एक तो NGO पे क्वेश्चन आ गया कि NGO की क्या प्रॉब्लम है और ये किस तरह से जो हमारे सामाजिक मुद्दे उसमें कैसे सोल्व करने में मदद कर सकता है। तो आप जो ये समझाते हो, इसके साथ में हमें ये देखने की आवश्यकता है कि NGO के आप एग्जाम्पल दो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे बचपन बचाओ आंदोलन आपने लिख दिया कि ये जो है चाइल्ड जो ट्रैफिकिंग है उनसे बच्चों को बचाते हैं, बाल श्रम से संबंधित बचाते हैं। गूंज NGO हो गया, इस तरह से तरुण भारत हो गया, तो वो जलदाय से संबंधित उसके समृद्धिकरण के लिए काम करता है। तो आप इस सारे NGO के नाम याद हो। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप पे आता है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के आपके पास 7 से 8 एग्जाम्पल होने चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन एक प्रभावित हो। जैसे आप किसी चीज़ को समझाते हो तो आप एग्जाम्पल देते हो, तो अगर आप किसी चीज़ को लिख रहे हो तो उसके साथ में एग्जाम्पल होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे सिटीजन चार्टर, RTI, ये सारे एग्जाम्पल आप लिखते जाओ, उसके बाद में ये सारी चीज़ें रहेगी तो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। फिर बात आती है GS थर्ड की। तो GS थर्ड में सबसे टफ एक तरह से GS का पोर्शन यही है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं इकोनॉमी पे। तो इकोनॉमी पे साथियों हमें देखने की आवश्यकता है कि इसमें कोई ज़्यादा अच्छी बुक नहीं है, इसलिए आपको इसमें कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। तो किसी भी कोचिंग के आप जो आपको सही लगे तो उसके आप नोट्स ले सकते हो। तो एक तो ये हो गई बात। इसमें सारे जो एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो एग्रीकल्चर को आप बहुत ही अच्छे से देखिए कि क्या क्या इवेंट हो रही है। जैसे MSP है तो कैसे, इन चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। इकोनॉमी सर्वे और बजट जिस साल आप एग्जाम देते हो उस साल आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इसमें सर एक बात बीच में कि इकोनॉमिक जो रिव्यू है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, या एग्जाम के पॉइंट व्यू से क्या इंपॉर्टेंस रह सकती है? निश्चित रूप से जो आर्थिक समीक्षा है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक साल के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई तो वो उसमें सारी चीज़ें आती है। जैसे स्टेट BCS में देखा जाए तो अभी प्रीलिम्स एग्जाम होगा RS का 2 फरवरी को, तो आप देखोगे कि 25 से 30 क्वेश्चन केवल उसी से आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से सिविल सर्विसेज IAS में भी उसका निश्चित रूप से रोल है, उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वापस इसमें भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता है और जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं उसके में क्या क्या उपयोग है वो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ये एक हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद में एनवायरनमेंट में वापस
जो बुक हमने बताई थी वही वापस है कि हिंदी में दृष्टि की बुक है और इंग्लिश मीडियम में शंकर आइस की बुक है। इसमें हम आसानी से कवर कर सकते हैं। उसके बाद में एक डिजास्टर मैनेजमेंट के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जितनी डिजास्टर भारत में आती है, लगभग 30 से 32 डिजास्टर आती है, तो उनका एक पेज बना लो कि जैसे बाढ़ हो गया तो कितने प्रतिशत क्षेत्र के में बाढ़ आती है, फिर उसका क्या क्या नुकसान होता है, फिर उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, कारण क्या है, इंटरनेशनल जैसे संघाई फ्रेमवर्क हो गया, यूएनओ की कौन सी बॉडी है, भारत में बॉडी जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, फिर एनडीआरएफ है। तो ये सारी चीज़ें आप इन शब्दों को लिख के कोई एग्जाम्पल बढ़िया किसी राष्ट्र ने किया, जैसे जापान है आपदाओं में पलता है, तो वैसे एग्जाम्पल आपने लिख लिया तो ये डिजास्टर हो गया। उसके बाद में इंटरनेशनल सिक्योरिटी। तो साथियों, इंटरनेशनल सिक्योरिटी ये भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसमें अशोक सिंह करके डीजी थे उत्तराखंड के, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। तो ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, एक सारगर्भित पुस्तक है, छोटी पुस्तक है। इनको पढ़ के आप आसानी से इनके क्वेश्चन को हल कर सकते हो। और लगभग, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है 2013 के बाद से, तो पूरे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जैसे साइबर सिक्योरिटी आज वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इसमें सारे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट, साइबर, तो ये आराम से आप कर सकते हो। तो ये हो गया जीएस थर्ड की बात हो गई है लगभग पूरी। अब इसमें अगर हम एक नए सेक्शन की बात करें तो वो है जीएस4। तो ये बिगिनर्स के लिए सबसे पहले इसको पढ़ने की आवश्यकता है। नैतिकता, तो ये शासन में नैतिकता और हमारे जीवन में नैतिकता, दोनों चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे पढ़ने की आवश्यकता है। केवल एक पेपर है जो सीधा 250 नंबर का है, केवल एक, जैसे एथिक्स यानी नैतिकता के ऊपर 250 नंबर के है। इसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक तो जैसे स्टैटिक कह सकते हैं, तो ये लगभग हमारा होता है 130 नंबर का, और 120 नंबर की होती है केस स्टडीज़, यानी कोई आपको मामला दे देंगे, उसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो ये आपको पढ़ने की आवश्यकता है। 130 जो नंबर का है, इसमें क्या है कि सर जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, उस टॉपिक की आपको डेफिनेशन, वेल डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। जैसे सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी की आपके पास में एक बढ़िया एक डेफिनेशन हो, इसके साथ में उसके 7 से 8 आपको एग्जाम्पल हो। जैसे कोई एक पॉलिटिकल एग्जाम्पल ले लिया, कोई गांधी जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, तो ये एक पास एग्जाम्पल हो गया। प्रशासनिक रूप से आपके पास बड़े बड़े जैसे वर्गीज कुरियन के एग्जाम्पल हो गए। इस तरह से ग्लोबल स्तर पर भी कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल हो और एक डेफिनेशन हो, तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हो। इसके लिए किसी भी, क्योंकि बुक तो इतनी अच्छी है नहीं, तो वापस कोचिंग की तरफ ही आपको जाना पड़ेगा। एक पतंजलि में धर्मेंद्र सर पढ़ाते थे, उनकी एक बुकलेट अच्छी आती है, तो उसे आप भी देख सकते हो। इसके बाद में जो स्टडी ऑफ धर्मेंद्र जाखड़ सर है, तो वो भी एक अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनकी भी बुकलेट आप देख सकते हो। हमें ये कहा जाता था कि अगर एथिक्स का जो सिलेबस है, जो जीएस पेपर 4 का जो सिलेबस है, अगर एक बार ये भी पूरा याद कर लिया जाए ना, तो आधा काम आपका वैसे ही बन जाता है। निश्चित रूप से सर, क्योंकि जनरली जैसे पूछेंगे कौन से मूल्य है, तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन से मूल्य है, तो आप लिख लो, तो जनरली तो ये सारी चीज़ें इसमें काम आती है। फिर केस स्टडी है, तो केस स्टडी के अंदर बहुत ही आपको आनंद आएगा कि आपको कभी कलेक्टर बना देंगे, कि आप एक ज़िले के कलेक्टर हैं, कोई महिला है, उसके पास में डॉक्यूमेंट सारे नहीं है, लेकिन आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा गरीब है, इसे राशन देने की आवश्यकता है। अब इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी आपको सरपंच बना लेंगे, कभी आईपीएस बना लेंगे। तो जितनी आप केस स्टडी को सोल्व करोगे, उतना आपको अनुभव मिलता रहेगा, तो आपका ये पोर्शन भी हो जाएगा। इसके लिए विजन आईएएस की एक 55 केस स्टडी की मॉडल आता है, तो उसे आप भी कर सकते हैं। तो चलो, ये यूपीएससी मेंस जीएस का पूरी स्ट्रेटेजी होगी, किस प्रकार हमें तैयारी करनी है और कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, 250 नंबर के, 500 नंबर का, वो पेपर बहुत अच्छा वेटेज रहता है इसका, और सिलेक्शन में उसी का ही वेटेज है सबसे ज़्यादा। ऑप्शनल को चूज कैसे करना चाहिए, या फिर हमें कैसे पता करना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट अगर ये रहे तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो आप हमें सबसे पहले ये बताओ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हम चूज कैसे करें। बिल्कुल सर, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका जो है वो ग्रीन कार्ड है एक तरह से यात्रा का। तो ऑप्शनल पेपर को बहुत ही सावचेत या एक सावधानी पूर्वक रूप से हमें ही चयन करना चाहिए। तो साथियों, ऑप्शनल जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, उसमें सबसे पहला जो रहेगा, उसमें आपका जो इंटरेस्ट क्या है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसके साथ में आपको लंबा समय बिताना है और उस पर पकड़ बनानी है। तो आपका सबसे पहला हो गया इंटरेस्ट, कि उसमें कैसे आप इंटरेस्ट आप में किसके है। ये तो आपको स्वयं का अपना जितना है, पहले आपने कोई पढ़ रखा है, आपका कोई सीनियर हो, या आप खुद भी पेपर और उसके सिलेबस को देखो कि किस में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा है, तो उसमें आप उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में उसकी स्कोरिंग कैसी है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो कि आपका इंटरेस्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन उसमें नंबर नहीं आ रहे, तो पैटर्न भी हमें देखने की आवश्यकता है। जैसे आपका मीडियम अगर हिंदी है, तो आपको पता है कि उसमें लिमिटेड ही, जैसे उसमें एंथ्रो आप लेके ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते, या साइंस का कोई सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेके हिंदी में आप ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते। तो ये एक व्यवहारिक चीज़ है, इसमें आ भी सकते हैं लेकिन व्यवहारिक रूप से अभी नहीं आ रहे,
तो हमें ये देखने की आवश्यकता है। उसके बाद में रिसोर्सेज कैसे है, जैसे कोई अगर आप ऑप्शनल ले रहे हो तो उसमें रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, कौन सी पुस्तकें आ रही है, ये अगर हम देखें तो आप, अगर आपको लगता है इसमें अवेलेबल सारी चीज़ें हैं, PYQ देखो। अगर आप PYQ देखते हो, सिलेबस देखते हो और आपको लगता है कि ये मैं आसानी से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकता हूँ, तो ये भी हमें देखने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। आराम से 1 महीना भी ले सकते हो, अगर कोई अभी जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर तक भी है तो 1 महीना भी ले सकता है। सभी चीज़ों में देख के, विचार के आसानी से सर रहना चाहिए। तो सबसे पहले इंटरेस्ट हो गया, स्कोरिंग हो गया, रिसोर्सेज क्या है, PYQ है, ये सारी चीज़ें देख के हमें ऑप्शनल लेना चाहिए। और मेरा जो ऑप्शनल है वो इतिहास विषय है, इसके साथ ही मैंने दिया है। तो अगर किसी भी व्यक्ति का अगर इतिहास रहेगा तो हम उसे अतिरिक्त में बता लेंगे, बिल्कुल। बाकी जनरल के लिए ये चीज़ें रहेगी। चलो सर, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे ये रहेगा, मेंस की स्ट्रेटजी होगी, ऑप्शनल की स्ट्रेटजी होगी, क्या मीडियम का फ़र्क पड़ता है? एक क्या हिंदी मीडियम या किसी का इंग्लिश मीडियम है, इसका मीडियम का फ़र्क पड़ता है, या फिर जिसका हिंदी में अगर कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हिंदी मीडियम, उसको हिंदी मीडियम रखना चाहिए या इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो जाना चाहिए? आपका क्या सोचना है इसमें? सर मेरा मानना है कि जो मीडियम है उसका थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन उस मीडियम को अगर आपको नेगलेक्ट करना है तो जिस मीडियम में आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसको आप बहुत ही अच्छे से कर लो कि उसकी टक्कर वहाँ आप उसकी दे सकते हो। तो मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक जैसे मेरे मित्र है जो मेरे रूममेट भी रहे, पूर्ण जी, उन्होंने पहले 2 अटेम्प्ट दिए थे इंग्लिश मीडियम में और उनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। तो ये सर बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने पहले 2 अटेम्प्ट इंग्लिश मीडियम में दिए और फिर शिफ्ट हो गए हिंदी मीडियम में, क्योंकि ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं और इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं। लेकिन पूर्ण जी की कहानी आपसे मैंने सुनी थी पहले कि उनकी जर्नी किस प्रकार रही कि इंग्लिश मीडियम में उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था और आपके कहने पे हिंदी मीडियम लिया और सिलेक्शन ले लिया उससे। हाँ, निश्चित रूप से फिर उनका अच्छा सिलेक्शन हुआ और इस बार IRS मिल गया। इसी तरह से हमारे गगन जी हैं, तो गगन के भी बहुत शानदार रैंक आई, 120 रैंक आना हिंदी मीडियम में, तो उन्होंने कर दिखाया। तो मीडियम वादा है, लेकिन अगर हमें उस पर हम पछता नहीं सकते। अगर आप उसे बहुत ही अच्छा कर लेते हो तो निश्चित रूप से आप उसको कवर कर सकते हो। एक तो ये चीज़ हो गई। अगर कोई अभी 12th में है तो वो अगर चाहे कि मैं मीडियम चेंज कर सकता हूँ, इंग्लिश मीडियम के साथ में जा सकता हूँ, तो निश्चित रूप से उसे अपनी भाषा पे पकड़ बनाने की आवश्यकता है। न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़े, इंग्लिश की पुस्तकें पढ़े, अगर वो बहुत अच्छे से कर लेता है तो निश्चित रूप से थोड़ा इंटरव्यू में सर उसका नंबरों में थोड़ा फ़र्क दिखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की चीज़ें मिलती हैं, रिसोर्सेज मिलता है, तो वहाँ फ़र्क पड़ता है। बाकी जो प्रेजेंटेशन है वो हिंदी में भी कर सकते हो और आप इंग्लिश दोनों में कर सकते हो। बस आप विषय वस्तु आपकी बहुत ही स्ट्रांग हो और जो मुद्दे हैं उसकी समझ अगर गहरी हो तो आप निश्चित रूप से किसी भी मीडियम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलो सर, दोनों सेक्शन की रणनीति हो गई, प्रीलिम्स और मेंस की। अब हम आते हैं, इसका जो तीसरा सेक्शन है वो है इंटरव्यू। क्या इंटरव्यू पे हम कुछ ऐसा डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब तैयारी के पहले ही दौर में वो कहते हैं कि हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है, जबकि उनका जो मेन पोर्शन है, जो मेंस की तैयारी करनी है, वो तो पीछे छूट जाता है, बस उनके दिमाग में इंटरव्यू रहता है। तो सर, इंटरव्यू की तैयारी को लेकर क्या रणनीति रहनी चाहिए? स्टूडेंट को कब इसके बारे में सोचना चाहिए कि मुझे अब ये सोचना है कि मेरे इंटरव्यू के लिए मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ या नहीं हूँ? निश्चित रूप से सर, जो इंटरव्यू एक तरह से हमारी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, तो पर्सनैलिटी रातों रात चेंज नहीं होती है। तो पर्सनैलिटी जब हम स्कूल में चाहे पढ़ रहे हो, चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हो, पर्सनैलिटी आपकी UPSC के साथ साथ हमें तो निश्चित रूप से जो एक इसकी हम गतिशीलता को देखते हुए, इसे समझ को देखते हुए हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे जितने भी अच्छे ग्रंथ हैं उनकी आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो, कहीं जा रहे हो आप डिबेटिंग में हिस्सा ले रहे हो, कहीं अगर आपको बोलने का, लिखने का आपको अवसर मिल रहा है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। जैसे जनरली जैसे हम सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं तो गाँव में जैसे स्पोर्ट्स होता था, डिबेटिंग होती थी, तो उसमें भाग हम नहीं लेते थे कि ये तो पढ़ाई के अतिरिक्त समय है। तो अब वो समय गया, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लोगे तो आप पर्सनली निखार के आती हैं। इसके साथ में जब UPSC प्रिपरेशन आप करते हो तो कोई अगर मुद्दा है उस पर आप कितना बोल सकते हैं, क्या क्या उसमें मुद्दे हो सकते हैं। अगर 2-3 आपका ग्रुप है तो आप डिस्कशन करो, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन अभी चल रहा है, तो इसमें कि आपका क्या मत है, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर उसके क्या कंक्लूजन बन सकते हैं। तो ये इस तरह से हम डिबेटिंग कल्चर के माध्यम से हमें टॉपिक को कवर करते हुए हमारी पर्सनैलिटी को हम ग्रो कर सकते हैं और फिर इंटरव्यू की तरफ हम जा सकते हैं। क्या इसमें फ़र्क पड़ता है कौन सा बोर्ड आए तो इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा नंबर आ सकते हैं या फिर किसी बोर्ड से नंबर कम आए, ऐसा कोई फ़र्क पड़ता है? हालांकि UPSC में इतना वेरिएशन नहीं दिखाई देता, लेकिन एक क्योंकि सब्जेक्टिविटी पूरी है तो थोड़ा सा ऐसे फ़र्क रह सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो इंटरव्यू तो बोर्ड है तो वो साधारणतः सभी हमारे हेल्पफुल नेचर के ही होते हैं। हमें एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म डेफ इसमें भराया जाता है, तो उस फॉर्म के माध्यम से जितने हमारे
परिवेश से संबंधित, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती है, तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखा रहता है। तो उससे आपकी इंटरव्यू शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे आपका सब्जेक्ट कौन सा है वहाँ से स्टार्ट होता है। फिर आपके करंट अफेयर से जितने मुद्दे हैं, फिर आपकी हॉबी कौन सी है, तो सबसे आता है कि हॉबी हम क्या भरें। तो आप हॉबी आप डेवलप कीजिए। जैसे हमारे कई साथी थे, पहले नंबर कम आए तो उन्होंने हॉबी एक बहुत ही अच्छे से उनको कवर की। एक तो फ्रेंड ऐसे है जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनकी हॉबी थी फोटोग्राफी, तो वो 3 महीने हिमालय में जाकर फोटोग्राफी बहुत अच्छे से की और उनके नंबर बहुत ही अच्छे आए। तो इस तरह से हमें टाइम, नहीं स्पेस, बिल्कुल तो ये सारी चीज़ें आप जीते क्या हो तो क्या सर हॉबी पे बहुत अच्छा काम करना चाहिए? निश्चित रूप से हॉबी पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये आपको जो, जैसे एग्ज़ाम की हम बात बाद में करेंगे ही वैसे, कि तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हम कहते हैं, तो आपके पास ऐसी कोई हॉबी हो, जैसे म्यूजिक किसी का हो सकता है, तो आराम से वो सुने, तो उससे निश्चित रूप से फायदा भी बिल्कुल होता है। और फिर किसी पे चर्चा करते हो तो आपको क्योंकि अच्छा लगता है। जिस प्रकार हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा कह सकते हैं कि स्ट्रेस यही होता है कि हॉबी क्या चूज करें हम। निश्चित रूप से सर, ये सही बात है कि हमारी हॉबी उस तरह से नहीं रहती, लेकिन अब समय आ गया है कि हमें हॉबी को बढ़ानी चाहिए। और किसी एक मुद्दे को तो आप बहुत अच्छा कर ही सकते हो। अगर किसी को हो कि मैं नोमेडिक समाज के ऊपर कुछ पढ़ना चाहता हूँ, तो उस पर आप बढ़िया एक एक्सपर्टी हासिल कर सकते हैं। कोई अगर टाइम, स्पेस, लाइफ, इस तरह की चीज़ों पे देखना चाहे तो उस पर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। कोई क्रिकेट देखना चाहे तो यानी एक हॉबी को आप डेवलप किया जा सकता है और उससे आपको अच्छा लगे, समय आप उसके बिता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जो इंटरव्यू रूम का जो माहौल होता है वो किस प्रकार होता है? फ्रेंडली होता है या फिर ऐसा होता है कि आपको वहाँ सवाल जवाब इतने ज़्यादा टफ हो जाते हैं कि देना भी मुश्किल हो जाए उसका उत्तर? निश्चित रूप से सर, ये भ्रांतियाँ बनी हुई है कि इंटरव्यू बोर्ड में इस तरह से ग्रिल करते हैं या कि कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आता है ना कि कितने आप कमरे में आए, कितनी सीढ़ियाँ थी, हाँ। कितने बटन थे, वैसे क्वेश्चन जनरली मेरे को भी नहीं पूछे और हमारे सर्कल में जितने लोग अभी तक इंटरव्यू दिया तो उसमें किसी को नहीं पूछे। नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा रहता है कि काश ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि आप कहाँ से आए हो, किस गाड़ी से आए हो, कितनी स्पीड से आई हो गाड़ी, कहाँ कहाँ से होके, ऐसा कोई कुछ? हाँ, इतना ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता, उनके बहुत ही साधारण क्वेश्चन रहते हैं। पहले डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, उससे संबंधित ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ही कोर्डियल बोर्ड रहता है। सभी बहुत ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वहाँ बैठे रहते हैं या प्रोफेसर बैठे रहते हैं। यूपीएससी के जो मेंबर है वो उस बोर्ड के चेयरमैन रहते हैं, 4 अतिरिक्त मेंबर रहते हैं, यानी 5 मेंबर रहते हैं। तो जनरली मान के चलते हैं कि 5 से 6 मिनट एक व्यक्ति को मिलता है, यानी आधे घंटे का हमारा इंटरव्यू रहता है। तो इसमें आपकी जितनी पर्सनैलिटी है उनको देखना है कि किस व्यक्ति को इस सर्विस में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इस बनाना है, नहीं बनाना। तो ये सारी चीज़ें देख के उसे नंबरिंग की जाती है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उस पर काम कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। अब मेरे यूपीएससी को लेकर कुछ सामान्य से जो सवाल रहते हैं तैयारी के दौर के, ये तो हमारे हो गया कि किस प्रकार इसका जो पैटर्न है एग्जाम का वो सब रणनीति होगी, बुक लिस्ट होगी। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं सामान्य से जिनमें से पूछा जाता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए या टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। इन चीज़ों को लेकर सबसे पहले आप हमें स्ट्रेस को लेकर बता दो कि किस प्रकार तनाव को हम मैनेज करें। सर बिल्कुल, जो यूपीएससी की जर्नी है, हम सभी चाहते हैं कि पहले अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन कई बार इससे ज़्यादा भी समय लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कोई व्यक्ति पढ़ना शुरू करता है तो इसके बहुत सारे इसमें हमारे सब्जेक्ट रहते हैं, तो हमारे समक्ष ये जो चैलेंज आता है कि इसको कैसे समायोजन करें, किस तरह से अगले साल एग्ज़ाम है तो हम किस तरह से इसे पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से स्ट्रेस को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जो आपका एक डिसिप्लिन बना लो, एक टाइम मैनेजमेंट, और ये दोनों हम साथ ही चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसे अपने वातावरण में हम डाल सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने एक शेड्यूल बना लिया कि दिन में मुझे ये टारगेट अचीव करना है, तो उस तरफ से आप जाओ। इसके लिए आप टाइमर घड़ी ला सकते हो कि दिन में हम क्या कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। इसके साथ में जैसे अभी हम हॉबी की बात कर रहे हैं, तो वापस हॉबी की मैं बात करूँगा कि आप किस तरह से अपना जो स्ट्रेस का समय है उसे आप कैसे व्यतीत करते हैं। कोई योगा करते हैं, कोई किस तरह से म्यूजिक सुनते हैं, तो हम इन चीज़ों पे जाके हम आसानी से उसे मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ में आपके पास एक सर्कल अच्छा होना चाहिए, यानी आपका जो ग्रुप है वो बहुत ही अच्छा हो, तो आप अपनी जो बातें हैं वो उन्हें बता सकते हो। आपके पास जो प्रॉब्लम है उससे सॉल्यूशन भी वहाँ होता है। एक अच्छा ग्रुप निश्चित रूप से यूपीएससी की तैयारी में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और वो आपके स्ट्रेस को भी कम करता है। तो ये तो बात होगी स्ट्रेस मैनेजमेंट की। इसके बाद में हम जो आते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्योंकि स्टूडेंट्स के सामने जो सबसे बड़े बैरियर्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो दिक्कत है सबसे बड़ी, वो है टाइम मैनेजमेंट की। क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ वो अपने जो स्टडीज का प्लान है उसको मैनेजमेंट नहीं कर पाते कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़े। या फिर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी जीएस को पढ़ रहे हैं तो 4-5 महीने जीएस को ही पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल को बैक में रख दिया कि ये तो हम प्रीलिम्स के बाद पढ़ेंगे। क्या ऑप्शनल को साथ में पढ़ना चाहिए जीएस के, या फिर प्रीलिम्स और मेंस की
दोनों की कंबाइंड पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर ऐसा हो कि दोनों प्रीलिम्स की अलग तैयारी करें, मेंस की फिर अलग करें तैयारी, ऐसा कुछ है? फिर ऑप्शनल को भी हम अलग बांट के तैयारी करें? निश्चित रूप से सर, जो पहली जो प्रारंभिक जो हमारी तैयारी होती है उसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों साथ में पढ़ना चाहिए। मुख्य रूप से मेंस को ही पढ़ना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले मेरा मानना ये है कि एक आपके पास में जो पढ़ने का प्लान है वो फुल प्रूफ होना चाहिए। तो आप तो सबसे पहले एक स्टडी प्लान बना लीजिए कि मुझे कितने समय में क्या तैयारी करनी है, यानी आपको कौन सी सब्जेक्ट किस समय पढ़नी है, कौन से मंथ में पढ़नी है। वीकली प्लान बनाओ, डे बनाओ और मंथली बनाओ। ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि मुझे एक महीने में क्या क्या पढ़ना है। तो पहली चीज़ ये हो गई। फिर उसका एक रिविजन भी रखो। हम कई बार चीज़ें पढ़ते जाते हैं और यूपीएससी में बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो आप भूल भी जाते हैं। तो ये हमें रिवीजन भी एक मासिक रूप से करना चाहिए। फिर टेस्ट सीरीज आप ये भी आपको करना चाहिए। तो यानी आपका जो दिन में है उसमें एक जीएस भी पढ़ना चाहिए और इसके साथ में ऑप्शनल है वो भी पढ़ना चाहिए। और एक साप्ताहिक रूप से आपको क्या करना चाहिए, एक ऐसे जो छूट गया था हमारा, तो ऐसे भी आपको लिखने का प्रयास करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अगर इसके साथ में करते हैं तो निश्चित रूप से जो आप है वो टाइम मैनेजमेंट को सकारात्मक रूप से करते हुए अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति आप ज़्यादा नज़दीक पहुंचने के प्रयास रहते हैं। तो ये टाइम जो हमारा है, टाइम मैनेजमेंट की ये बात हो गई। टाइम मैनेजमेंट सबसे बहुत ही ज़रूरी है। और मैं जितने भी प्रशासनिक अधिकारियों से मिला हूँ तो टाइम मैनेजमेंट के इतने पक्के होते हैं कि अगर आपको 10 मिनट दिया है तो 10 मिनट ही देते हैं। तो यानी जैसे आप कोई भी जितने बड़े अधिकारी है तो उनका कितना टाइम शेड्यूल होता होगा कि 10 बजे यहाँ बिल्कुल। जाना, 10:15, 10:20। तो हमारा भी इस तरह से अगर कोई प्लान बनता है तो बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी भी होगी और आप बहुत ही खुश रहेंगे और आप लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा नज़दीक बिल्कुल सर। जाएंगे। बिल्कुल सर, जब बात हो रही थी टेस्ट सीरीज की तभी मेरे मन में एक क्वेश्चन आ गया था कि आंसर राइटिंग का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि मेंस एग्जाम तो सब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव इसका मतलब आपको लिखना ही पड़ता है। और मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सर आपने तो मेंस में किसी भी क्वेश्चंस को थोड़ा भी नहीं, सब जितने क्वेश्चंस आए, चाहे जीएस में आए चाहे ऑप्शनल में आए, प्रत्येक क्वेश्चन को आपने अटेंड किया। तो फिर इसको कह सकते हैं कि आंसर राइटिंग को लेकर हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए, या फिर आंसर राइटिंग हमें कब कब करनी चाहिए? तैयारी के पहले ही दौर में कर देनी चाहिए, या फिर हमारे एक प्रकार से तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाए फिर हम आंसर राइटिंग करें? निश्चित रूप से आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यूपीएससी सिविल सर्विस के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो साथियों, इसमें जो सबसे पहला हमारा आएगा कि जो आंसर राइटिंग है उससे पहले तो आपको एक बार सिलेबस या एक बार पुस्तक आपको पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद में ही आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। नहीं तो आप साधारण लिख पाओगे या आपको कई बार भूल भी जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। तो आपको एक बार सिलेबस कवर करने के बाद में उसके बाद में आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो कहाँ से करें, कौन से क्वेश्चन आपको करें? तो सबसे पहले पीवाईक्यू, अपने पीवाईक्यू आए हुए हैं उनको आप लिखने का प्रयास करो। आप खुद ही उनको लिखो। फिर उसमें देखो कि अगर आपका सीनियर कोई है तो उनसे चेक करवा लीजिए, कोई आपका कोचिंग आपको सहारा देती है तो वहाँ आप उसको चेक करवा सकते हैं। और फिर इसको आप खुद भी देखो कि इसमें क्या और आंसर हो सकता था, मैंने क्या लिखा, मेरी कितनी जो मात्रात्मक गलतियां हुई है उससे मैं कैसे सॉल्व करें, कौन से फैक्ट में ऐड कर सकता था, कौन से उसमें मैं एग्जाम्पल ऐड कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें हम अगर ऐड करके चलते हैं तो निश्चित रूप से आंसर राइटिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें जो 3 घंटे मिलते हैं सर, 3 घंटे मिलते हैं और 20 क्वेश्चन लिखने हैं, तो इसके साथ में लगभग 40 से 50 पेज होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी स्पीड से आपको लिखना होगा। यानी 6 या 7 मिनट में आपको एक क्वेश्चन भी लिखना है, सोचना भी है और उसे समाप्त भी करना है। तो निश्चित रूप से आपका बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। एक हमारे मित्र थे, वो लिख नहीं पा रहे थे क्वेश्चन, तो हमने फिर उसको तो एक टाइम फ्रेम में कैसे लिखे तो उनको। बिल्कुल सर, इस पे मेरा एक क्वेश्चन था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि सर हम जब क्वेश्चन से लिखने की कोशिश करते हैं पहले तो हमारे विचार ही नहीं आते, 2 लाइन लिखने के बाद हम सोचने बैठ जाते हैं क्या लिखें, हम भूल जाते हैं, जो पढ़ा वो भी भूल जाते हैं, या फिर उनकी सीक्वेंस या कह सकते हैं वो टूट जाती है पूरी कि कब पहला पॉइंट कब लिखना है, वो दूसरा पॉइंट कब लिखना है, या फिर कंक्लूजन कब लेके आना है। ये सब चीज़ें कैसे मेन बॉडी को कैसे फॉर्मेट में लेके आना है? निश्चित रूप से सर, बिल्कुल ये आपकी बात सही है कि उसमें अगर आप सोचने बैठ गए तो आप क्वेश्चन लिख नहीं पाओगे, यानी पूरे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। अगर पूरे क्वेश्चन नहीं किए तो आप वैसे ही बाहर हो जाते हैं इस रेस में। तो सबसे पहले अगर जो क्वेश्चन कोई आता है तो उसमें 3 पोर्शन होते हैं, जैसे इंट्रो हो गया, एक इंट्रो हो गया, उसके बाद में मेन बॉडी हो गई और उसके बाद में कंक्लूजन हो गया। तो सबसे पहले इंट्रो है, तो आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेंगे तो आपके पास में बहुत ज़्यादा इंट्रो हो जाएंगे। जैसे शहरीकरण का क्वेश्चन है, बाढ़ का क्वेश्चन है, भूकंप का क्वेश्चन है, इसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन है, ऐसे लगभग 300-400 टॉपिक रनिंग टॉपिक होते हैं। तो उनके आपके पास इंट्रो अगर बहुत अच्छे से तैयार है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप सीधा उसको उठाया, सीधा आपने शुरू कर दिया, तो आपका इंट्रो बहुत अच्छा हो गया।
तो ये आप एक स्ट्रेटजी ये आपकी हो सकती है। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपने पढ़ा, पढ़ने की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, समझने की उसमें कितने जैसे पार्ट उसमें बनते हैं तो वो सारे पार्ट आप पहचानो। फिर उसके साथ में एक टेल वर्ड लगा लगा रहता है कि समीक्षा कीजिए, तर्क दीजिए, चर्चा कीजिए, तो इनकी समझ होनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। ये आप सब कर लेते हो तो ये भी फायदा होता है। तो मेन बॉडी में फिर उसमें कितने पार्ट जो पूछे उन सभी को तोड़ो। अगर पूछता है कि सामाजिक उसके समस्या बताइए तो सामाजिक लिखिए कि इससे संबंधित सामाजिक समस्या निम्न है, आपने 4 से 5 पॉइंट लिखे एग्जाम्पल के साथ में, तो ये आपका कवर हो गया। इसके साथ में जैसे कंक्लूजन है तो कंक्लूजन वे फॉरवर्ड होना चाहिए। जैसे अभी ऐसे कोई इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो कि ये सारी चीज़ें भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकारित करेगी। इस तरह से आपके पास बहुत ज़्यादा कैंची वर्ड रहते हैं तो आप कंक्लूजन भी बहुत अच्छे से लिख पाते हो। ये अगर सारी चीज़ें कर लेते हो तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर आपको बस टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप निश्चित रूप से आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। चलो सर, अब मेरा क्वेश्चन से एक और है, क्या हम जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आते हैं, क्या कोचिंग स्टूडेंट को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आप ईमानदारी से बताओ कि स्टूडेंट्स को कोचिंग करनी चाहिए या नहीं, यूपीएससी तैयारी को लेकर या फिर आरएस की तैयारी को लेकर, साथ में दोनों तैयारियों को लेकर आप बता सकते हो। सर इसमें मेरा मानना है कि जो कोचिंग संस्थान है वो आपके सहायक के रूप में रहती है। ये ईमानदारी से हम कह सकते हैं कि जो कोचिंग संस्था वो आपके जो प्रयास है उसको एक गति दे देती है। गति दे आपके देती सहारे जैसे आपने ट्यूशन लिखा, आप किससे चेक करवाओगे? अगर आपके सीनियर तैयारी में नहीं है, आपके कोई फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा नहीं है, तो आप निश्चित रूप से कोचिंग जो टीचर है उनके माध्यम से आप आराम से वो क्वेश्चन आपने चेक करवा लिया, आपका एक ग्रुप बनता है। तो ये एक जो आपके शॉर्ट नोट्स वगैरह हम खुद बनाने बैठते तो समय लगता है, तो टीचर आपकी हेल्प करते हैं। तो ये पहली चीज़ होगी। कोचिंग आपको निश्चित रूप से पूर्ण सफलता नहीं दिला सकता, लेकिन एक सहायक के रूप में आपके पास हमेशा रहता है और ये आपका इंडिविजुअल फैसला रहेगा कि मुझे करनी या नहीं करनी है। लेकिन एक कोचिंग में कोई गलत भी नहीं है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कोई समस्या भी नहीं है। तो आप निश्चित रूप से आपका इंडिविजुअल फैसला रहेगा, लेकिन इसमें निश्चित रूप से सहायता मिलती है। अगर कोई सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमी, हमारा कभी बैकग्राउंड नहीं रहता है गाँव के, तो हम जितने पृष्ठभूमि से आते हैं तो हमारा इकोनॉमी सब्जेक्ट नहीं रहता है, तो आप इसकी क्लासेस लेते हो या कोई सहारा लेते हो तो आपको वहाँ फ़ायदा दिखता है। ये चीज़ सर मैं बताऊँ। बिल्कुल सर, इस एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ क्या हमें प्लान बी रखना चाहिए या फिर हमें इस एग्ज़ाम में ही लगे रहना चाहिए कि हम मुझे तो बस यूपीएससी करना और कुछ नहीं करना, या फिर इसके साथ प्लान बी होना चाहिए कि ठीक है यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ जितने स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उनको भी देना हो, या फिर और अदर्स एग्ज़ाम है क्या वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने उनको फाइट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसको लेकर क्या विचार है आपके, या क्या रणनीति होनी चाहिए स्टूडेंट्स को? निश्चित रूप से सर जिस तरह से, क्योंकि यूपीएससी हम सभी चाहते हैं कि पहले अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन हो, लेकिन कई बार अनसर्टेनिटी रहती है। तो हमें अगर लगता है कि हम 1-2 अटेम्प्ट में कुछ अच्छा बेहतर कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से आगे बढ़े जाना चाहिए। लेकिन प्लान बी में भी कोई हर्ज नहीं है। स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे दिया, जैसे दूसरी तरह से आपको मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन को नहीं रोकना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम के साथ में अगर आप एमए वगैरह कर लेते हैं तो उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता, और इग्नू हो गई, जैसे कोटा ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, जिसमें आपको जाना भी नहीं होता, केवल एग्ज़ाम देना होता है। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद में नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, सारे पीसीएस अगर आप जिस स्टेट के हैं कि पीसीएस में आप भी तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल तो सर। प्लान बी की आजकल ज़्यादा ही चर्चा होती है, तो मेरा भी मानना है कि प्लान बी शुरुआत में नहीं लेना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आपको एक स्किल के रूप में, और एक आप जितने हायर एजुकेशन में आगे बढ़ते रहिए, अलग पीसीएस का एग्जाम देते रहिए, और यूपीएससी की जो तैयारी है वो आपको निश्चित रूप से किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको सहायता ही करेगी, ये मेरा स्पष्ट मानना है, और उसके आपके साथ में आप आगे बढ़ोगे। बिल्कुल, क्योंकि हम बहुत बहुत बार सुनते हैं कि जीवन में कुछ करो नहीं करो एक बार यूपीएससी की तैयारी जरूर करनी चाहिए। हाँ, इसके पीछे कई कारण भी रहते हैं, क्योंकि यूपीएससी में इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी होती है कि हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और इतने सारे सब्जेक्ट सीखने के बाद हमारा खुद का इतना स्किल डेवलपमेंट हो जाता है कि जिस भी फील्ड में जाते हैं हम वहाँ के सुपीरियर रह सकते हैं। ठीक है, चलो हमारा एक अब अंतिम क्वेश्चन मान सकते हो एक प्रकार से, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और बहुत अच्छी रणनीति बताई आपने। तो अंतिम समय में यही है कि अभी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम आ रहा है मई में, जो बिगनर्स है या फिर उनके लिए आप क्या कह सकते हो जो पहली बार यूपीए प्रीलिम्स पास करने जा रहे हैं? निश्चित रूप से अभी जैसे 25 मई को हमारा जो प्रीलिम्स जो है उसकी डेट पहले से आ जाती है, तो 25 मई को लगभग हमारा एग्ज़ाम है। लगभग आपके पास में 180 दिन के आसपास आपके पास है। तो अभी तो आप साथियों क्या कर सकते हो, अभी आप प्रीलिम्स और मेंस दो साथ में कर सकते हो 2 महीने के लिए, यानी दिसंबर और जनवरी आप कर सकते हो। उसके बाद में निश्चित रूप से मेरा मानना है कि प्रीलिम्स ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स आजकल बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, और प्रीलिम्स करोगे तभी आपको मेंस लिखने का मौका मौका मिलेगा। मिलेगा। इसके साथ में दूसरी चीज़ हो गई कि आपको कॉन्फिडेंस में रहना है
क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको कई बार आप टेस्ट मिलाते हो, नंबर कम आ गया, आपको लगता है कि मैं तो बाहर हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जितने ज़्यादा टेस्ट दो, जितने यहाँ पर गलतियाँ वो सारी कर लो, ताकि उस एग्ज़ाम रियल एग्ज़ाम में आपकी कम से कम हो। तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस रहना है, इसके साथ में सारे PYQ करते रहो, अपने हेल्थ का उसका थोड़ा ध्यान रखो, अपनी हॉबी है उस पर भी थोड़ा काम करो। ये सारी चीज़ें आप करते हुए आगे बढ़ते हो तो निश्चित रूप से आपका जो प्रीलिम्स है वो कोई नहीं रोक सकता, और आराम से आप ज़रूर इसको सफलता के रूप में इसे अचीव कर सकते हो। तो ये प्रीलिम्स को लेकर मेरी ये स्ट्रेटजी रहेगी, और साथ में ये है कि जो PYQ आप मिलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ मिलाओ, और उसके जितने क्वेश्चन हैं उसके जो पैटर्न को समझने की कोशिश करो। शायद आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं पैटर्न क्या होता है या किस तरह से बात करना चाहता हूँ। तो सारा क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसकी भाषा एक एक को पढ़ो। जैसे एक मैं क्वेश्चन का एग्जाम्पल दूंगा। ये क्वेश्चन आया था कि जो पद्म पाणी बगरा ये चित्र है, भारत की सबसे विख्यात किस कैव के ऊपर है। तो ये जो शब्द था विख्यात, ये सबसे प्रमुख, तो जनरली आप पता है कि कौन सी विख्यात है, तो वो 4 में सबसे पहले थी, वही आपका आंसर हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने की बहुत ज़्यादा है। टेल वर्ड जैसे केवल लिखा होता है, कई बार बहुत ज़्यादा इस तरह से सभी लिखे होते हैं, तो वो जितने भी टेल वर्ड होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो पहचान पाते हो तो वो प्रीलिम्स आपका थोड़ा सा ईजी करने की कोशिश रहती है। तो ये सारी चीज़ें आप करते जाइए, और सर आपका भी सानिध्य हमेशा बच्चों को मिलता ही है, और आगे भी इस तरह से निरंतर मिलता रहेगा। तो स्टेट PCS और UPSC दोनों के एग्ज़ाम अभी 2025 में आने वाले हैं, तो 2025 में सभी आपके जो एस्पिरेंट है, आपके जितने विद्यार्थी हैं, वो सफलता अर्जित करें। बिल्कुल ऐसी सर। मेरी शुभकामनाएं रहेगी। अभी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी UPSC शायद मेंस का रिजल्ट आने वाला है, जी सर, 10 से 15 दिसंबर के बीच में आने वाला है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या शुभकामनाएं? सर जितने भी हमारे से जुड़े हुए या आपकी संस्थाओं से जुड़े हुए जितने विद्यार्थी, उन सभी को शुभकामनाएं। तो निश्चित रूप से आप सभी के आप बेहतरी किया था, तो उसमें सफलता आपको मिलनी ही है। उसके बाद में इंटरव्यू प्रोग्राम हमारा शुरू होगा, तो वहाँ से आप अच्छे से गाइडेंस भी मिलेगा और सारी चीज़ें रहेगी, और आप खुद भी अच्छे से कवर करोगे। अगर बाई चांस किसी का नहीं होता है, आंसर नहीं होता है, तो निश्चित रूप से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपनी जो स्ट्रेटजी थी उसे रिविजिट कीजिए, और उसे वापस प्रीलिम्स में आपको लगना ही है, वापस आपका मेंस आएगा, तो 1 साल लेट वापस आपका सिलेक्शन होना ही है। इस तरह से रहेगा। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने समय तक पूरी रणनीति बताई, जिसको हम कह सकते हैं कि बिगनर से लेकर कहाँ तक, जब आप UPSC इंटरव्यू फाइट कर चुके हो, फिर रणनीति क्या होनी चाहिए, सब पूरी कंप्लीट रणनीति आपने बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का एक और फोटो इंटरव्यू के समय का है, शायद 2016 का है ये सर का। बिल्कुल 2017 में धौलपुर हाउस के आगे जहाँ पर UPSC के इंटरव्यू होते हैं, उस समय का ही है। और सर की रणनीति आगे भी अच्छी रहे, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इसी से जुड़े रहेंगे, और मैं चाहूँगा कि सारे विद्यार्थी आपकी जो बातें हैं, आप जितना प्रयास कर रहे हैं, उन सभी को सराहेंगे, और एक सफलता को, हमारी टीम को, एस्पायर को इतना मजबूती में ले जाएंगे, और खुद भी सफलता हासिल करेंगे, और आपको भी गौरवान्वित करेंगे। धन्यवाद सर। बिल्कुल, मैं आशा करता हूँ कि आपको इंटरव्यू बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बताना ज़रूर। हम उस पर आगे भी और वीडियोज लेकर आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।